हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में हम क्या कर रहे हैं आपने देख ही लिया थंबनेल में। तो आज की वीडियो में हम कर रहे हैं जो रियल नंबर्स हैं उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं ना उसको कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। किस टाइप के एमसीक्यू आप पेपर्स में देख सकते हो अपने। तो हम ये सीरीज चलाएंगे पूरे टर्म वन के जितने भी चैप्टर्स हैं, रियल नंबर, पॉलिनोमियल जो भी हैं, उन सब के एमसीक्यू भी देखेंगे। इससे पहले सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सब दो तीन तीन बार करा रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आराम से देखो। और उसके बावजूद भी कोई टॉपिक अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा वीडियो बना देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। बोल दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अभी फोकस करो इस पे, आप किस पे, एमसीक्यू वाली वीडियोस पे। अच्छा हाँ, इस वीडियोस में मैं क्या है सीधे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन की है तो वीडियो। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आए तो आप क्या कोशिश करना कि प्लेलिस्ट में जाओ, वो कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। वरना यहाँ पर भी मैं ट्राई करूंगा कि वो कॉन्सेप्ट को समझाने की, पर यहाँ पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं तो ज्यादा फोकस मेरा क्वेश्चन सॉल्व करने पे रहेगा, ठीक है जी। हो गई बकवास मेरी बहुत ज्यादा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन भाई क्या है, पढ़ो इसको जल्दी से। पेन का है ये रहा। पानी पी लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन पढ़ो तुम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पेयर ऑफ कोप्राइम। कोप्राइम कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम बताओ जल्दी से। ये है कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब ये होता है, जैसे पेयर ऑफ कोप, ये दो नंबर दे रखे हैं, दो नंबर दो नंबर दो नंबर। तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा कोप्राइम है। तो कोप्राइम वो दो नंबर होंगे या वो पेयर होगा जिसके अंदर वन के नंबर वन के अलावा और कुछ कॉमन ना हो। वन तो सब में ही कॉमन होता है भाई। टू, ये थ्री है, इसको मैं थ्री इंटू वन लिख सकता हूँ। ये फाइव है, इसको फाइव इंटू वन लिख सकता हूँ। तो वन तो सब में ही कॉमन है ना। हर नंबर में कॉमन होता है वन तो वन को तो हम गिनेंगे नहीं। तो बेसिकली आसान भाषा में कोप्राइम वो पेयर होता है जिनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो। कॉमन कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अब जैसे इसको देखते हैं 14। तो इस 14 का अगर मैं प्राइम नंबर निकालूं तो क्या होगा? 7 इंटू 2। ये क्या है? 35। इसका निकालो तो 7 इंटू 5। तो ये देख लो 7 7 कॉमन आ गया, तो ये तो कोप्राइम नहीं है, तो गलत। अब इसको चेक करो। 18 को हम कैसे लिख सकता हूँ प्राइम में? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। और इसको 25 को क्या लिख सकता हूँ? 25 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 5 का स्क्वायर। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कोई भी कॉमन नहीं है। 2 इंटू 3 है, ये 5 है। तो यही है हमारा आंसर। बी है हमारा आंसर। आप चेक करके देख लो, इनमें आपको कोई ना कोई कॉमन दिख जाएगा, तो इसका आंसर है बी। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या था? कोप्राइम का। ये पता होना चाहिए आपको कोप्राइम क्या होता है। कोप्राइम वो पेयर जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, वन को छोड़ के। अब ये बात समझ लो, वन तो सब में ही कॉमन है, तो इसलिए ऐसा बोल सकते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे इसमें देखो 7 इंटू 2, 7 इंटू 5, तो 7 कॉमन मिल गया था, तो ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, कोई नंबर दे रखा है ए और उसकी वैल्यू दे रखी है 2 की पावर स्क्वायर, 3 की पावर क्यूब, इंटू 5 की पावर 4, और बी की वैल्यू दे रखी है। और हमें फाइंड करना है एच सी एफ। ए और बी का मतलब इन दोनों का हमें एच सी एफ फाइंड करना है बेसिकली, इन दोनों का। तो एच सी एफ फाइंड करने का मैं तरीका आपको 1000 बार बता चुका हूँ, एक बार और सुन लो। यहाँ पर एच सी एफ फाइंड करने, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखा है बेसिकली, है ना। तो एच सी एफ फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो दोनों, जैसे इन दोनों का निकाल रहे हैं ए बी, तो इन दोनों में पहले जो जो प्राइम नंबर कॉमन है वो लिख लो। तो 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी, तीनों दोनों में ना 2 3 5। तो लिख लो भाई 2 3 5, लिख लिया। मल्टीप्लाई में तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। उसके बाद जो इन दोनों में से जो छोटी पावर है ना वो लिख लो। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है या 3 है, तो छोटी कौन सी है? 2, 2 लिख लो। यहाँ 3 की पावर 3 है या 2 है, तो छोटी कौन सी है? 2, 2 लिख लो। यहाँ 5 की पावर 4 है या 1 है, तो छोटी कौन सी है? 1, 1 लिख लो। तो एच सी एफ में कैसे लिखते हैं? एच सी एफ के पहले जितने भी कॉमन है वो लिख लो, और उसके बाद जो उनकी छोटी पावर है वो लिख लो। तो ये हो गया आपका एच सी एफ। अब इसको सॉल्व कर दो। 2 स्क्वायर यानी कि 4, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 9 180, जो कि है ऑप्शन नंबर कहाँ गया? ये रहा, बी। तो बी है इसका आंसर, ठीक है। ये तरीका होता है एच सी एफ निकालने का। नेक्स्ट देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो। एलसीएम ऑफ 2 की पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5 एंड 2 की पावर 4 इंटू 5 इंटू 7। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब यहाँ सीख लो आप एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने का तरीका ऐसे है कि आप जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे इन दोनों का हमें एलसीएम निकालना है, तो जितने भी प्राइम नंबर है उनको लिख लो। तो क्या क्या है? एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, और एक 7 है, ठीक है। एचसीएफ में तो जो कॉमन होते हैं बस वो लिखते थे। यहाँ पर सारे जितने भी हैं वो लिख लो। तो 2 3 5 7 लिख लिए। अब इनमें से जिनकी बड़ी पावर है वो लिखेंगे। तो एलसीएम में जो बड़ी पावर वाला वो लिखते हैं, एचसीएफ में छोटी पावर वाला वो लिखते हैं। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाला प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स लेते हैं, एलसीएम में जितने भी है वो सारे लिख देते हैं, ठीक है। समझते जाओ ये डिफरेंस। तो अब इनमें से बड़ी पावर लिख लो। तो यहाँ 2 की पावर 3 है या 4 है, तो बड़ी कौन सी है? 4 है, तो 4 लिखो।
यहाँ पर 3 की पावर 1 है, एक ही है तो 3 की पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, 5 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो एक ही लिखेंगे, 7 की पावर एक ही है तो एक ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एलसीएम। इसको सॉल्व कर लो, कितना होगा ये, 2 की पावर 4 होता है 16, और 2 की पावर 4 हो गया 16, और ये हो गया 3 इंटू 7 21, और ये 5, तो 16 इंटू 5 कितना होता है 80, 80 इंटू 21 कितना होता है, आप अपनी स्पीड पे कैलकुलेट कर सकते हो, बस इसको मल्टीप्लाई तो कर रहा हूँ मैं। तो 18 इंटू 21 हो गया आपका, 21 इंटू 8 कितना होता है 168, और ये जीरो यहाँ लगेगा 1680, तो ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने अपनी स्पीड में कैलकुलेट किया, आप अपने हिसाब से आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर है डी। ठीक है, प्रोसेस समझ में आ गया एलसीएम का, ये था। नेक्स्ट देखो जल्दी से, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को देखो भाई, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162, इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर। तो देखो ये एक फॉर्मूला होता था, उस पर डायरेक्ट बेस है क्वेश्चन। कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला सीख लो पहले, फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे। फॉर्मूला ये कहता है कि कोई भी अगर दो नंबर है, मान लो वो दो नंबर है ए और बी, ठीक है, मान लो ये दो नंबर है ए और बी, तो अगर इन दोनों नंबर का मैं एलसीएम लूँ और उसको इन दोनों के नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन्हीं दो नंबर का एचसीएफ आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो बराबर होंगे इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के, यानी ए इंटू बी के। तो ये एक फॉर्मूला भी है एक तरह से कि एलसीएफ ऑफ इन ये दो नंबर, एचसीएफ ऑफ ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। समझ रहे हो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। तो करो अब ये क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई भी दो नंबर है, उनका एचसीएफ है 27, तो यहाँ डाल दिया मैंने 27, एलसीएम है 162, तो यहाँ डाल दिया मैंने 162। कह रहा है उनमें से एक नंबर की वैल्यू है 54, तो मान लो एक नंबर मैंने डाल दी 54। पूछा अदर नंबर क्या है, तो जो अदर नंबर नहीं पता उसको मान लो एक्स मान लो। तो बस इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, वही आंसर है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 27 से 2 टाइम्स, और ये 2 जाएगा 81 टाइम्स, तो दूसरा नंबर है 81, जो कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो ये मैंने जो फास्ट कैलकुलेशन करी है ना, इससे घबराना मत तुम कैलकुलेशन अपनी स्पीड पे करना। बाकी फॉर्मूला यहाँ पर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो नंबर है उनका एलसीएम को जब हम उन दोनों नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। चलो भाई नेक्स्ट देखो जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखो, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1600 एंड द एचसीएफ इज 5, द एलसीएम ऑफ द नंबर इज। देखो ये भी उसी फॉर्मूले पे आ गया। फॉर्मूला क्या था कि मान लो कोई दो नंबर है ए बी, तो उन दोनों नंबरों का एलसीएम को जब हम उन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बराबर होता है इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के। यही वाला फॉर्मूला लगेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही था। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोडक्ट बता दिया दोनों नंबरों का 1600, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बता दी 1600 और एचसीएफ की वैल्यू बता दी 5, तो यहाँ डाल दिया मैंने 5, और एलसीएम की वैल्यू पूछ ली, तो कोई नहीं एलसीएम को मान लो कुछ भी मान लो, पी मान लो, तो बस इसको सॉल्व कर दो। तो पी की वैल्यू निकाल दो, यहाँ से क्या आएगी 1600 अपॉन 5 कितना होता है 5 3 15 320, तो आपका एलसीएम आ गया 320, जो कि ऑप्शन नंबर सी। मुद्दा क्या है, ये वाला फॉर्मूला, इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इस क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से पूछा कि कौन सा इर्रेशनल नंबर है। तो मुझे बताओ पहले तो इर्रेशनल नंबर कि जब यहाँ पर डेसिमल में है 3 नंबर, तो डेसिमल एक्सपेंशन का क्या पहचान होती है इर्रेशनल नंबर की। डेसिमल एक्सपेंशन की ये पहचान होती है कि वो इर्रेशनल नंबर की कि एक तो वो डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ऐसे चलता चला जाता है, जैसे चलता चला जा रहा है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर की पहचान है। और नॉन रिपीटिंग होता है मतलब कोई पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, तो जैसे यहाँ पर ये चलता चला जा रहा है, यानी कि पहली कंडीशन भी फुलफिल कर दी, ये डॉट 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 मतलब चलता चला जा रहा है। नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब कहीं रुक जाना, तो रुक नहीं रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, कोई पैटर्न नहीं दिखा रहा, तो देख लो कोई पैटर्न नहीं दिखेगा यहाँ पर 1 4 1 1 4 फिर 1 1 1 4, कोई पैटर्न नहीं है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, जो कि इर्रेशनल नंबर की कंडीशन होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका आंसर है, और ये इर्रेशनल नंबर है। अब बाकी चेक कर लो, ये सब इर्रेशनल नंबर की दो कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। देख लो जैसे फॉर एग्जांपल ये तो डायरेक्टली रैशनल नंबर हो गया, क्यों, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो गया, इर्रेशनल थोड़ी ना है। अब इसको देखो, ये तो टर्मिनेट हो गया, यहीं रुक गया 1
1416 पे रुक गया ना, आगे नहीं चल रहा। तो यहाँ पर तो इरेशनल नंबर की तो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट ना होती है तो टर्मिनेट हो गया, तो इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है। सिमिलरली इसको देख लो, 311416 पे बार है, ये बार का मतलब क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये 1416 1416 1416 ऐसे रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग हो गया, तो यानी कि ये भी टर्म इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन रिपीटिंग होते हैं, तो ये भी नहीं है। तो सिर्फ यही था जो फॉलो कर रहा था ये दोनों कंडीशन, तो इरेशनल नंबर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, द नंबर 3.24636363 और चलता चला जा रहा है, तो इनमें से क्या है। तो बेसिकली ये नंबर है एक, ठीक है, इस नंबर के बारे में पूछ रखा है इन ऑप्शन में से क्या है, ये इंटीजर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्या है। तो भाई हमें इतना पता है कि ये इंटीजर तो नहीं है। क्यों, इंटीजर जो होते हैं वो पूरा पूरा नंबर होता है, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, पूरा नंबर होना चाहिए, जैसे -2 -3 -4 कुछ भी पूरा नंबर। यहाँ तो 0.24 कुछ ऐसा चल रहा है, तो इंटीजर तो नहीं है। दूसरी बात, इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, मतलब चलता चला जा रहा है तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, पर ये तो रिपीट हो रहा है, देख लो 636363 पैटर्न बन दिख गया इसमें, 3.24 के बाद 6363 रिपीट हो रहा है, तो नॉन रिपीटिंग तो नहीं है, यानी कि इरेशनल नंबर भी नहीं है। अब रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है, रैशनल नंबर की कंडीशन ये होती है डेसिमल एक्सपेंशन की, कि या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर रिपीटिंग हो। तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग तो हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक हो तो रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये रिपीट हो रहा है, पैटर्न दिखा रहा है मतलब, तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन ये होती है, जब भी डेसिमल में कोई लिखा होता है तो हम कैसे पहचानते हैं कि वो रैशनल नंबर है, तो हम ऐसे पहचानते हैं या तो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 2.3 बस ये यहीं रुक गया तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये रैशनल नंबर है, तो या तो ये कंडीशन हो कि टर्मिनेट हो जाए, और अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो कोई पैटर्न दिखाए, जैसे 2.333, तो पैटर्न दिखा रहा है, रिपीट हो रहा है, 2.3333 चल रहा है ना, तो ऐसे यहाँ पर 60 पैटर्न दिखा दिया तो रिपीटिंग है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। नेक्स्ट देख लो फटाफट, कि भाई आप डिनोमिनेटर पे देखो, डिनोमिनेटर पे, तो जब आप डिनोमिनेटर को देखोगे तो डिनोमिनेटर को, ये जितने भी डिनोमिनेटर हैं इनको देखोगे और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ना, वो या तो सिर्फ 2 की पावर में हो, 2 की कोई भी पावर, सिर्फ 2 की पावर मान लो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या फिर सिर्फ 5 की पावर में हो, ठीक है, और तीसरी कंडीशन या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कोई हो, ठीक है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर कुछ और बन जाता है डिनोमिनेटर में, बस ये होना चाहिए, या तो सिर्फ सारे 2 की पावर में हो डिनोमिनेटर को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करो, या फिर सिर्फ 5 की पावर में, या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो। तो अगर ये होता है तो आप कह दोगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और इसके अलावा अगर कुछ और बनता है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कह दोगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर यहाँ पर टर्मिनेटिंग पूछा है, तो करके देख लो, इन तीनों में से एक ही होनी चाहिए पावर, जब नीचे वालों की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, तो इसकी करोगे तो कुछ देखो, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, मान लो 165 का, तो क्या क्या आएगा, मान लो 31 इंटू 5 आएगा, तो ये तो कुछ और आ गया, 5 और 31, या तो सिर्फ 5 में होना चाहिए, 2 में होना चाहिए, या फिर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन है, 31 कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। ऐसे इसको जब आप करोगे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 30 का क्या होगा, 15 करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 30 का क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 5 होगा ना, 3 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 इंटू 5 तो सही है, लेकिन 3 कहाँ से आ गया, यहाँ पर सिर्फ 2 और 5 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, 5 का या 2 का, ये 3 कहाँ से आ गया, तो ये भी नहीं है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, इसको 625 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो होता है 5 की पावर 4, ठीक है, 5 की पावर 4 625 होता है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 कितना होता है 625, ठीक है। इसका मतलब ये जो है सी, ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और ये इसका आंसर भी है सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, चलिए गाइस इस क्वेश्चन को देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर 3 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5, ये 37 नहीं है, 3 की पावर 7 है, ये कैसे लिखा हुआ है मैंने, 37 नहीं है, 3 की पावर 7, 3 की पावर 7 अपॉन में 2 की पावर 2 इंटू 5, नहीं सॉरी सॉरी 37 ही है, क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ 37 इंटू ये, तो ये पूछ रहा है, इसको जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, तो जब ये टर्मिनेट होगा, ऑब्वियसली टर्मिनेट तो ये होगा, अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखा कि टर्मिनेट होने की कंडीशन क्या होती है,
कि या तो 2 की पावर में हो सब कुछ, या 5 की पावर में हो, या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में हो। तो इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में, यानी कि टर्मिनेट तो होगा, टर्मिनेट डेसिमल है, लेकिन ये पूछ रहा है कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगा, क्वेश्चन ये है। तो कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगा, इसको पहचानने का तरीका पता है क्या है? इसको पहचानने का तरीका देखो मैं बताता हूँ। नंबर ये है आपका 37/2 की पावर स्क्वायर इंटू 5। पूछ रहा है कितने नंबर बाद टर्मिनेट होगा। अब मुझे वो बताओ, कोई भी चीज़ बताओ, जैसे मान लो मैंने लिखा है 4/10, तो जब मैं 10 लिखता हूँ तो इसको डेसिमल में कैसे लिख सकते हो, 0.4। तो एक जीरो था तो एक पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो गया 0.4, एक डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, ये डेसिमल डाला टर्मिनेट हो गया। अगर मैं लिख देता 4/100, सुनते जाओ, 4/100 लिख देता, तो इसको कैसे लिखूंगा डेसिमल में, ये लिखा जाएगा 0.04। तो 2 जीरो थे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर बाद टर्मिनेट हुआ, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, अब टर्मिनेट हो गया, ठीक है, यानी खत्म, रुक गया, नंबर पूरा हो गया। तो जितने जीरोस होते हैं डिनोमिनेटर में उतने नंबर बाद टर्मिनेट होता है। ये बात समझ में आ गई। एक जीरो था, देखा ना आपने यहाँ पर, ये नीचे एक जीरो था तो 0.4 लिखा, यानी कि डेसिमल के एक नंबर बाद ही टर्मिनेट हो गया। नीचे 2 जीरो लिखे तो इसको मैं 0.04 लिख सकता हूँ, यानी डेसिमल के 2 पॉइंट बाद टर्मिनेट हो गया। अगर मान लो मैं 4/1000 लिख लेता, तो यानी 3 जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिखता था 0.004। तो इसका मतलब ये पॉइंट डेसिमल के 3 नंबर बाद टर्मिनेट हुआ। तो कहने मतलब डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद टर्मिनेट होता है। तो ये तो पता चल गया मुझे, डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट होता है नंबर। अब हम ये कैसे पता लगाएंगे कितने जीरो है, तो 10 बनता है 2 और 5 से, एक 2 और 5 के पेयर से, एक 2 और 5 के पेयर से एक 10 बनता है, समझ लो। तो अगर एक 2 और 5 के पेयर से यानी कि एक जीरो बनता है, तो अगर 100 है तो 2 और 5 के दो पेयर होने चाहिए, पहला पेयर इंटू ये दूसरा पेयर, तभी 100 बनेगा। 10 इंटू 10 100 हो जाता है ना। तो आसान भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। 2 और 5 का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एक जीरो बनाता है, और हमें पता है डिनोमिनेटर में जितने जीरो होते हैं उतने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर 2 और 5 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो यहाँ पर 2 और 5 के दो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर 5 की पावर में 2 ले लूँ, लेकिन यहाँ पर तो 5 की पावर 1 ही है। तो इसका मतलब मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर नीचे तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो अब जैसे ही मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 और 5 के अब दो पेयर बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 2 है और यहाँ पर भी 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका मतलब दो डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो नंबर है ये टर्मिनेट हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको मुश्किल अगर लगे तो घबराओ मत, ये वाला क्वेश्चन है ना आपके कैट वगैरह में भी आ जाता है, काफ़ी अच्छे लेवल पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक आपके सीबीएसई में शायद ना आए, पर अगर आ जाए तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखो। तो नेक्स्ट देखते हैं, चलेगा क्वेश्चन नंबर 10 देखो। 1/√2 इज, इनमें से पूछ रहा क्या है 1/√2। तो मैंने आपको बताया था √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये मतलब इस तरह के रूट जो बाहर नहीं निकल सकते, जैसे √4 है, ये तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा ना, तो ये तो रैशनल नंबर है। लेकिन इस तरह के रूट, स्क्वायर रूट जो बाहर नहीं निकल सक रहे, बस अंदर ही रह गए, प्राइम नंबर बेसिकली जो स्क्वायर रूट में होते हैं, तो वो जो होते हैं वो इरेशनल नंबर ही कहलाते हैं, ये याद रख लो। ये सब इरेशनल नंबर है, √2, √3, √5, √7। तो यहाँ पर ये √2 अकेला तो इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ 1/√2 की बात कर रहा है। तो बेसिकली √2 का आप किसी भी रैशनल नंबर के साथ चाहे प्लस करो यानी एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीजन करो, जो रिजल्ट होगा वो आपका इरेशनल नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर √2 का बेसिकली ये 1, एक 1 है, उसके साथ आप कह सकते हो कि डिवीजन हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो ये √2 है ना, अपॉन में चला गया, तो बोल सकते हो 1 के साथ आप इसका डिवीजन कर रहे हो, ठीक है, ये अपॉन में ले गए इसको। मतलब √2 जो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर के साथ आप चाहे प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, कुछ भी करो, जो रिजल्ट होगा वो इरेशनल नंबर रहेगा। तो ये 1/√2 पूरा का पूरा क्या होगा, इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 तो इरेशनल नंबर है ही, तो 1/√2 भी इरेशनल नंबर ही होगा। √2 के साथ अगर कोई नंबर आप मल्टीप्लाई करो, 5√2 भी इरेशनल नंबर होगा। √2 के साथ अगर कोई नंबर आप यानी कि 1 ऐड करो, वो भी इरेशनल नंबर होगा। √2 के साथ कोई नंबर माइनस करो, वो भी इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमें पता है √2 इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर के साथ अगर किसी भी रैशनल नंबर का ऐड, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करो तो रिजल्ट इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इसका आंसर है सी, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, चलो इस क्वेश्चन को देखो, 2 + √2 इज, तो देखो ये वही क्वेश्चन आ गया, मैंने समझाया,
हमें पता है √2 तो इरेशनल नंबर है ना, और √2 के साथ ये रैशनल नंबर है 2, इसका एडिशन हो रहा है। तो मुझे पता है इरेशनल नंबर पर रैशनल नंबर के साथ चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीजन करो, रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। तो यहाँ पर √2 इरेशनल है, उसके साथ रैशनल नंबर का एडिशन हो रहा है, तो फिर भी रिजल्ट तो इरेशनल ही होगा। तो इसका मतलब 2 + √2 क्या है, इरेशनल नंबर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि आइडिया हो जाए आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और बनाने हो तो और पूछ लेना, और वीडियो बना देंगे, नेक्स्ट पार्ट बना देंगे, ठीक है। तो इसको देख लो, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर की बनाऊंगा मैं। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आपका, पॉलिनोमियल। तो ये सीरीज चलेगी अब टर्म 1 के सारे चैप्टर्स की, ठीक है। पर इसको करने से पहले पहले क्या क्या करोगे, देखो सबसे पहले एनसीईआरटी, सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स, ये मैं बोलता हूँ हमेशा, आपको याद होनी चाहिए बात कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू। उसके बाद फिर जितनी भी मेरी वीडियोस में जो भी चीज़ें, ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ या शॉर्ट्स बना रखे हैं बहुत सारे, और भी चीज़ें समझा रखी है, वो सब देखो। इतना आप कर लोगे तो आपके मार्क्स एकदम तगड़े आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।